पिछड़ा शोषित संगठन, भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन नई दिल्ली के फेसबुक पर मुझे हमारा संविधान, हमारी समाज व्यवस्था, यह विषय लेकर मेरे विचार रखने के लिए मुझे यहाँ पे अवसर दे दिया गया है, मुझे मौका दे दिया गया है। हमारा संविधान और हमारी समाज व्यवस्था, इस विषय पर और इस विषय के अनुसंग, इस विषय के संदर्भ में जब मैं बात करने जाना चाहता हूँ, बहुत सारे विचार मेरे मन में आते हैं, क्योंकि इस देश में हम एक समाज व्यवस्था का अंग, एक समाज व्यवस्था का एक पार्ट करके जीते हैं, तो बहुत सारे अनुभव हमें आते हैं। ये देश का इतिहास बड़ा अद्भुत इतिहास है, क्योंकि इस देश के बारे में विश्व के बहुत सारे विचारकों ने, विद्वजनों ने, इतिहासकारों ने, संशोधक करने वाले जो अलग अलग क्षेत्र में होते, बहुत कुछ लिख कर रखा है। लेकिन इन सब लोगों का लिखान है, वो एक लिमिटेड अरसे तक है। उसका जो यहाँ के जो संशोधक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जैसे, महात्मा फुले के जैसे, पेरियर रामास्वामी के जैसे जो लोग, इन्होंने जो इतिहास लिखा है, रोमिला थापर है उसमें, वो आरिफ इतिहासकार है, इन लोगों ने जो इतिहास लिखा है वो सच इतिहास है। बहुत सारे लोग ये सब बोलने के बाद, ये बात रखने के पहले, मैं अभी सभी लोगों को, ये भारतीय शोषित पिछड़ा समाज के संगठन के जो कार्यकर्ता है, वो ऑर्गेनाइजर है, भारत के सभी जो ये सुन रहे हैं लोग, इस सब लोगों को मेरा सप्रेम जय भीम, जय ज्योति जय भीम। तो ये यहाँ पे बहुत सारे विदेशी लोग आए हैं, यहाँ पे सिकंदर आए हैं, यहाँ पे अरस्तु भी आए हैं, यहाँ पे यौन सिंह, ये चीन के बहुत बड़े बड़े खोज करने वाले लोग आए हैं। लेकिन इस सब में एक ऐसा इतिहासकार भी यहाँ आकर गया है, उनका नाम है अलबरूनी, और उन्होंने लिखा है कि भारत में इतिहास लेखन करने की परंपरा नहीं है। भारत के लोगों को इतिहास लिखना नहीं आता है। भारत के सभी लोग कथाएं ज्यादा बोलते, कहानी ज्यादा बोलते, और जो कुछ इतिहास है वो उस इतिहास में मिलावट बहुत है। इसलिए भारत का इतिहास जो कुछ लिखा है वो पूरा सही नहीं है। ये भारतीय संविधान, हमारा संविधान, हमारी समाज व्यवस्था, इस विषय को लेकर चर्चा छेड़ना है तो इतिहास में जाना जरूरी है, क्योंकि भारतीय संविधान केवल सिर्फ पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट नहीं है, वो यानी पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड में
इस देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसे संभालनी है, समाज व्यवस्था की घड़ी कैसे बिठानी है, सिर्फ इसके बारे में विवरण करने वाली ये कुछ लिखित सूची नहीं है, लिखित डॉक्यूमेंट नहीं है, लिखित दस्तावेज नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो हिस्ट्री ऑफ इंडियन पीपल। इस देश में जो समाज व्यवस्था है उसी की हिस्ट्री भी है, इतिहास भी है। विश्व यादव नमस्ते, विलासकारी नमस्ते। क्योंकि जो इतिहास ये लिखने जा रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन, उस समय बहुत सारा बहस हुआ था। आपको मालूम है, सोचने वाले लोगों को आपको मालूम है, जब भारत स्वतंत्र हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बहुत सारे देश, विश्व के बहुत सारे देश स्वतंत्र हुए, मुक्त हुए। और वो छोटे छोटे देश, कुछ बड़े देश स्वतंत्र प्राप्त होने के बाद, स्वतंत्रता मिलने के बाद राजनीतिक व्यवहार चलाने के लिए, यानी राजनीति करने के लिए, समाज चलाने के, राज्य चलाने के, देश चलाने के लिए वो संविधान लिख रहे थे। तो भारत को भी संविधान की जरूरत थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पहले ही गठित की गई थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बंगाल से चुनकर आए थे। अशोक खुलनार वो प्रांत से, लेकिन वो 47 में डिवीजन पार्टीशन हुआ भारत का। वो पार्ट था, वो प्रांत था, वो पाकिस्तान में गया। और जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जो संविधान में आना नहीं देना चाहते, उनको दे डिडंट वांट दैट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर शुड शेयर इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के निर्मित में बाबा साहब अम्बेडकर का कोई योगदान नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ लोगों को लगता था। तो वो बोलते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर, आप तो वो जिस पार्ट से तुम चुन कर आए हो, तो वो पार्ट तो अब गया है पाकिस्तान में, जाओ पाकिस्तान की संविधान बनाओ। हंस रहे थे लोग। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जैसे तो लोग बोल रहे थे कि अभी तो संविधान सभा में अम्बेडकर नहीं आएंगे, क्योंकि हमने ऐसा इंतजाम किया है कि संसद के यानी द्वार और खिड़कियां भी बंद कर दे, अम्बेडकर को नहीं एंट्री कर सकते। तो लेकिन वो ब्रिटिश के कुछ जो अथॉरिटी थी, उनका कहना था कि अम्बेडकर ही संविधान अच्छे लिख सकता है, अम्बेडकर को यहाँ पे ले लो संविधान सभा में, वो असेंबली में। तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मान लिया और उन्होंने अपनी सिस्टर विजया लक्ष्मी पंडित को एक सर जेनिंग के पास, तो उनका इरादा अलग था कि स्वतंत्र देश में जब दूसरे महायुद्ध समाप्ति के बाद छोटे छोटे देश संविधान लिखते थे, वो सर जेनिंग पैसे लेकर उन देशों के संविधान लिख देते थे। तो पंडित नेहरू ने विजया लक्ष्मी पंडित को वहाँ उनके पास भेज दिया और कहा कि हमारे भारत का संविधान लिख लो। तो पंडित विजया लक्ष्मी पंडित वहाँ पे गई जेनिंग के पास और उन्होंने अपनी परीक्षा की कि भाई हमारा भी संविधान लिखना है, तो तुम लिखो, हम अमाउंट बताओ। तो जेनिंग ने डिनाई किया कि मैं नहीं लिख सकता भारत का संविधान, क्योंकि इस भारत का संविधान लिखने वाले लोग तुम्हारे देश में, बहुत बड़े विद्वान तुम्हारे देश में पढ़े हैं, बैठे हैं वहाँ पे, उनको पूछो। और उन्होंने 3 नाम बताए थे। एक था तेज बहादुर सप्रू, जो यूपी के रहने वाले थे, और दूसरे थे M.R. जयकर, ये दोनों भी बैरिस्टर थे। सर जेनिंग ने पहले ये 2 नाम बताए और उसके बाद तीसरा नाम उन्होंने बताया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, क्योंकि जेनिंग को पता था कि देश में
बाबा साहब आम्बेडकर की यानी एक्सेप्टेंस नहीं है बाबा साहब आम्बेडकर, क्योंकि वो ही बिलोंग्स टू बैकवर्ड क्लासेस और अनटचेबल कम्युनिटी। तो तीसरा नाम जेनिंग ने बताया। तो विजय लक्ष्मी पंडित केम बैक टू इंडिया एंड सी टोल्ड, यानी उन्हें बताया अपने भैया को कि ये ऐसा ऐसा है। तो वो सब मिलके बैरिस्टर तेज बहादुर सप्रू के पास गए और उनको वहाँ रिक्वेस्ट की कि तुम संविधान लिखो। तो तेज बहादुर सप्रू ने कहा कि मेरे से नहीं होगा ये काम, क्योंकि मुझे मालूम है ये बहुत बड़ा देश है और ये बहुत अलग अलग यहाँ पे कम्युनिटीज़ है, अलग अलग धर्म पंथ है, सभी को एक यानी इकट्ठा बांधना बहुत यानी इतना आसान काम नहीं है और मैं नहीं कर सकता। उसके बाद ये लोग सब एमआर जयकर के पास गए, उन्होंने कुछ कारण बता के छोड़ दिया और फाइनली दिस पीपल डोंट हैव एनी हेल्प और रिसोर्ट। तो फाइनली विली नीली दे हैड टू कम टू डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। बट उसके पहले ये महात्मा गांधी के पास गए और उनसे थोड़ी वार्तालाप किया, थोड़ी चर्चा किया और बताया कि अम्बेडकर को संविधान सभा में लेना है क्या, और उनके हाथ से संविधान लिख के लेना है क्या, आपको क्या लगता है। तो गांधी जी ने कंसेंट दे दिया कि ठीक है करो। और उसके बाद आपको मालूम है मुंबई में वो जो बाल गंगाधर खेर थे, वो उस समय के वो मुख्यमंत्री थे, वो पंतप्रधान कहते थे उनको उस स्टेट के पहले, और वहाँ से एक जगह जो वैकेंसी कर दिया और वहाँ से बाबा साहब अम्बेडकर चुन के आए। तो ये दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस ड्राफ्टिंग की ये है। डिनाइल से बाबा साहब अम्बेडकर वहाँ पे रिजेक्ट करते थे बाबा साहब वहाँ पे की, और वहाँ जाके बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखना आरंभ किया, बहुत सारी मेहनत ली और संविधान लिखने का ड्राफ्टिंग करने का काम शुरू किया। बताते लोग 2 साल 2 years 9 months एंड वगैरह वगैरह, और बहुत मेहनत लिया। और संविधान लिखने के बाद तो संविधान सभा में वो कॉन्स्टिट्यूशन जो समर्पित करना है वो देना है संविधान सभा को। तो समर्पित करने के समय बाबा साहब अम्बेडकर ने एक स्पीच दिया, एक भाषण दिया संसद में। वो बहुत इम्पोर्टेंट भाषण है उनका, एड्रेस वो दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट if we want to understand the background of Indian constitutions and further implementation of these documents and probable pitfalls along the way of Indian constitutions implementation। आगे भारतीय संविधान की इम्प्लीमेंटेशन करते समय कौन सी समस्या आ जाएगी, कौन से प्रॉब्लम को सब लोगों को, ये राजनीतिक लोगों को, लीडर्स को, सोशल एक्टिविटीज़ को, ये राजकीय चिंतकों को, विचारों को कौन सी अड़चन आएगी, क्या क्या अड़चन आएगी, क्या समस्या आएगी, उन्होंने प्रोबेबल वहाँ पे बताया था कि यहाँ पे बहुत यानी ऑब्जेक्शन लिए थे, बहुत सारे ऑब्जेक्शन लिए थे। यहाँ पे 7,635 ऑब्जेक्शन बाबा साहब अम्बेडकर के सामने रखे थे, 7,635 ऑब्जेक्शंस, और बाबा साहब अम्बेडकर ने 2,473 ऑब्जेक्शन को रिजॉल्व करने का प्रयास किया, रिजॉल्व किया, और एक बहुत लंबा स्पीच दिया। दैट स्पीच रन्स इनटू 15 पेजेस। और यही स्पीच में बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया कि ये संविधान बहुत अच्छी लिखी है, बहुत मेहनत से लिखी है,
लेकिन अगर ये संविधान बुरे लोगों के हाथों में जाती है तो ये संविधान अच्छा काम नहीं करेगी, ये बुरा काम करेगी। इसका प्रत्यय, इसकी अनुभूति आज आ रही है। 2014 से नरेंद्र मोदी केंद्रीय सत्ता के मंच पे बैठे हैं, सिंहासन पे बैठे हैं, और ये संविधान बहुत अच्छा है, फिर भी लोगों के काम नहीं हो रहे, लोगों के समस्या बढ़ गई है, जीडीपी घट रहा है, पॉवर्टी लाइन बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट रेट 73 ईयर में जितना बढ़ा नहीं इतना गिरा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है, जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है, इस पे एनक्रोचमेंट हो गया, अतिक्रमण हो गया है। बाबा साहेब अंबेडकर ने उस समय बताया था कि अगर इम्प्लीमेंटर बैड इंटेंशन से काम करते हैं, बुरी नजर से, बुरे उद्दिष्ट मन में रख के काम करते हैं, तो ये संविधान फेल हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा संविधान। और इसका प्रत्यय, इसकी अनुभूति अब आ रही है। और उन्होंने ये भी बोला है, अगर ये संविधान ऐसा काम करेगा तो मैं पहला इंसान होगा, मैं पहला, आई शैल बी द फर्स्ट इंडिविजुअल, फर्स्ट पर्सन टू बर्न दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मैं पहला इंसान होगा, पहला मैं ऐसी व्यक्ति होगा कि संविधान को नष्ट करूंगा मैं। बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत मेहनत से, विद ग्रेट एफर्ट्स एंड डिलीजेंस, he drafted Indian Constitution. Despite this reality, he said that I will be the first person to tear down this constitution, to burn this constitution. So आपको समझना है कि बाबा साहब अंबेडकर ने इस संविधान के हर अल्फाज में, हर अनुच्छेद में अपनी सारी बुद्धिमत्ता डाली है उसमें, और इस उद्देश्य से, इस ऑब्जेक्ट से डाली है कि हजारों सालों से इस देश में जो बहुजन समाज है, पिछड़ा समाज है, शोषित समाज है, इस समाज समूहों का शोषण हुआ है, उसका छल हुआ है। इस समाज को बहुत तरसाया है, बहुत तकलीफ दी है इस समाज या इस देश के जो एक विशेष तबके के लोग हैं, आर्य ब्राह्मण जो लोग हैं, इन्होंने बहुत इन लोग का शोषण किया है, छल किया है, इनको छल कपट से उनको विकास के बाहर रखा है, भूखा रखा है, नंगा रखा है, न्याय वंचित रखा है, सम्मान वंचित रखा है। बाबा साहब अंबेडकर का ये ध्येय था। He desire, he has an object before his eyes while drafting this constitution. He says that these people must be done to justice. यहाँ पे जो, और ये सब लिखते लिखते बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत सारे बहस हो गए वहाँ पे। वेरी हॉट एंड हीटेड डिबेट टुक प्लेस वाइल ड्राफ्टिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक अजरुद्दीन मोहम्मद से बंगाल से आए थे वो मेंबर, तो वो ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं बोलते थे, वो ड्रिफ्टिंग कमेटी बोलते थे कि कितना समय लगा रहे हो, इतना समय लग सकता है क्या, ये क्या कर रहे हैं, तो ड्राफ्टिंग कर रहे हैं या खेल रहे हैं। और उन्होंने बहुत सारे अलग अलग देश के जो संविधान लिखे हैं वो संविधान के उदाहरण दे के उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को डोमिनेट करने का प्रयास किया। बाबा साहब ने भी ये आखिर के भाषण में
अपने स्पीच में बताया है कि वो अमेरिका की संविधान कितनी बड़ी है, रशिया की संविधान कितनी बड़ी है, इंग्लैंड की संविधान में कितने आर्टिकल्स है, बताया। और बताया कि ये भारतीय संविधान और भारतीय समाज व्यवस्था कैसी है। इन सब बातों का वहाँ पे उन्होंने डिस्कस करके, डिबेट करके अजहरुद्दीन मोहम्मद का जो कहना था उनको उन्होंने कंफ्यूट करने का काम किया। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया कि मैंने संविधान लिखी है, तो इस संविधान में अलग अलग कुछ टर्मिनोलॉजी का, कुछ संज्ञा का मैंने इस्तेमाल किया, उपयोग किया हम पे, और ये संज्ञा लेकर हमको आगे राजनीति करनी है, समाज कारण करना है, समाज को विकसित करने के लिए बहुत सारे प्रावधान लाना है, नए नए एक्ट, नए नए कुछ प्रोविजंस करना है समाज के लिए, नई पॉलिसीज लाना है। ये सब संकेत वहाँ पे दिए उन्होंने। और ये देते हुए उन्होंने कहा कि कुछ गड़बड़ नहीं करना है चाहिए अभी। लेकिन उसी समय एक संगठन था भारत में, जो संगठन आप सभी को मालूम है आरएसएस के नाम से चलता है। उनका उस समय, अभी भी है उनका, उस समय भी वो था, 2 मुखपत्र थे उनके, पेपर थे वो, पंचजन्य और ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर में वो लेख दिया था वो आरएसएस वाले ने कि संविधान हमारा नहीं है, क्योंकि ये संविधान भारत के संस्कृति का प्रतीक, भारत के समाज के सामने नहीं रखता है। भारत का सांस्कृतिक इतिहास इस संविधान में नहीं आता है। भारतवर्ष की सभ्यता इस संविधान में नहीं आती। भारत में जो धर्म है, हिंदू धर्म, इसके बारे में संविधान कुछ बोलता नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी, वो ऑर्गेनाइजर में लिखते हैं कि 25 आर्टिकल लिखकर यह संविधान सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता देता है। यह संविधान नहीं है, यह बुरा संविधान है। इसको जल्दी से जल्दी जाना चाहिए, संविधान नष्ट होना चाहिए। और उसके ऊपर एक बात वो कहते कि यह संविधान कोई नया संविधान नहीं, इसके ही पहले हमारे देश में एक बहुत बड़ा और बहुत ही रिलायबल, सुटेबल, ऑथेंटिक, लीगली रिकॉग्नाइजेबल संविधान था, और वो संविधान था मनुस्मृति। उन्होंने कहा कि ये संविधान मनुस्मृति है, और ये मनुस्मृति के जो प्रिंसिपल्स है, जो रूल्स है, जो डिक्टेट्स है, जो कुछ संकेत है, ये भारतीय संविधान, ये कॉन्स्टिट्यूशन में अम्बेडकर ने रखे नहीं है। तो ये भारत के परंपरा का अपमान है। बहुत कड़ी निंदा की थी वो आरएसएस लोगों ने उस समय। और आप यही आरएसएस अभी लिखते हैं वही ऑर्गेनाइजेशन में ये पिछले साल, और भारत के संविधान के बारे में और अम्बेडकर के बारे में अच्छा लिखने का प्रयास करते, बताते हैं। ये सब पार्श्वभूमि संविधान की पृष्ठभूमि है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये संविधान लिखते समय कुछ पॉलिटिकल सोसाइटी, जब पॉलिटिकल सोसाइटी, ये समाज, एक राजनीतिक समाज इस देश में पैदा हो जाएगा, एक राजकीय वर्ग इस देश में पैदा हो जाएगा, एक राजकीय परंपरा इस देश में पैदा हो जाएंगी, और ये देश चलाएंगे। तो इस देश चलाने के लिए कौन से ऐसे प्रिंसिपल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री ने, हमारे केंद्रीय मंत्रीगणों ने, हमारे राज्य के मंत्रीगणों ने, कौन से ऐसे प्रिंसिपल है, कौन से ऐसे तत्व है, कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव है, उन्होंने वो इसका इस्तेमाल करके, उपयोग करके समाज व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया।
तो बाबा साहेब बताते हैं कि हम ब्रिटिशों के जो ट्रामेल थे, गुलामगिरी थे, उससे मुक्त हो गए। लेकिन यहां पे ये संविधान लिखने के बाद बहुत सारी समस्या इस देश में, क्योंकि ये देश है खंडप्राय देश है। बहुत सारे समाज समूह यहां पे, बहुत सारे धर्म हैं। इस सभी परंपराओं को, सभी व्यवस्थाओं को, सभी समाज व्यवस्था को इकट्ठा बांधना है। तो सभी के मुक्ति के विचार हमने करना चाहिए, विकास के विचार करना चाहिए। वो बताते थे कि उन्होंने बताया कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो हमने हासिल की है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हमने हासिल की है। संविधान के माध्यम से संविधान में ड्राफ्ट की गई पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज रिटन इन अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। we are going to try to implement this political democracy। लेकिन उन्होंने यही बताया, ये भी बताया, अगर ये राजकीय लोकशाही, राजनीतिक लोकशाही अगर आर्थिक लोकशाही में और सामाजिक लोकशाही में रूपांतरित नहीं होती, तो जिन लोगों के लिए डेमोक्रेसी निर्माण की गई है वही लोग आएंगे और इस राजकीय लोकशाही को, राजकीय लोकतंत्र व्यवस्था को नेस्तनाबूद कर देंगे, खत्म कर देंगे। तुम देखते, आप सब लोग आप देख रहे हैं कि इतने साल, यानी 70 साल के बाद ये राजनीतिक डेमोक्रेसी, लोकशाही है, लोकतंत्र है, सामाजिक लोकतंत्र में, आर्थिक लोकतंत्र में ये ट्रांसलेट नहीं हुआ है। दिन ब दिन जो पॉवर्टी लाइन है, गरीबों की संख्या बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या बढ़ रही है, और उससे ही परे जाकर हम देखते हैं तो इस देश में फिर से 2014 से फिर से कुछ लोगों को सपने गिर रहे हैं, और जिस स्टेट में इन लोगों की सत्ताएं हैं, केंद्र में सत्ता, उनकी सत्ता है, इनको अभी ये दिस पीपल आर ड्रीमिंग टू ब्रिंग द वैदिक एरा इन सुपरसोनिक साइंटिफिक एरा। ये लोग वैदिक काल लाने की, वैदिक परंपरा लाने की सोच रहे हैं। अभी ये वर्ण व्यवस्था फिर से लागू करने की अलग अलग षड्यंत्र कर रहे हैं। ये लोग मुसलमानों पे हल्ला कर रहे हैं, दलितों को मार रहे हैं, आदिवासी को वनवासी कर बोल के वनवासी कल्याण आश्रम में उनको क्रिश्चियनों के विरोध में जहर उनके दिल में डाल रहे हैं। समाज व्यवस्था में ये जो भारतीय समाज व्यवस्था इंटीग्रेटर, यूनाइटेड है, ये लोग तहस महस कर दे रहे। ये बहुत ही बुरा ऐसा वातावरण, ऐसा एनवायरनमेंट इन्होंने एक इकोसिस्टम तैयार किया, और सभी और एक भय का वातावरण निर्माण किया है। और ऐसे वातावरण में संविधान कैसा इम्प्लीमेंट करना है, हमारा संविधान कैसा लागू करना है, संविधान के अनुच्छेद है, स्वतंत्र है, समता है, बंधुता है, ये कैसे समाज लोगों तक कैसे पहुंचना, यानी पहुंचाना है, वहाँ पे उनको कैसे प्राप्त करके देना है, उनको ये हाउ विल दे एंजॉय लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, हाउ विल दे एंजॉय डेमोक्रेसी। ये सब सोचने की बात है। 2014 के बाद 5 साल केंद्र में सत्ता
उपभोगने के बाद मोदी दोबारा चुन के आए और पहला भाषण उन्होंने बताया कि मुझे बहुत खुशी होती है। पहला भाषण था मोदी का संसद में, और उन्हें बताया कि मुझे बहुत खुशी होती है कि हमने 5 साल में भारत में और भारत के सभी राज्यों में से सामाजिक संगठन के जो अलग अलग कार्यक्रम है उनमें से सेकुलरिज्म शब्द को हमने रिमूव कर दिया, खत्म कर दिया। धर्मनिरपेक्षता है, ये विचार को हमने समाप्त कर दिया है। और मुझे अभिमान है, इसे बताते मोदी बता रहे थे। कितनी बुरी बात है। अगर इस देश को जिंदा रहना है तो इस देश को एक ही चारा है, सेक्युलरिज्म। क्योंकि इस देश में एक धर्म ने, किस हिंदू धर्म ने, सिर्फ हिंदू का देश नहीं है, 10-12 धर्म इस देश में है, सैकड़ों पंथ है, 6000 से कई ज्यादा यहां पे जाति जमाती है, जनजाति है। इन सभी लोगों को तुम हिंदू में डालेंगे, सभी को हिंदू बताएंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा मैंने तो जब मैं विद्यार्थी था वो भी उस समय में सोचता था, अगर ऐसा करोगे तो अमेरिका में नहीं हुआ इतना बड़ा सिविल वार इस देश में हो जाएगा। इस देश में हजारों जाति जमाती है, सैकड़ों पंथ है, सैकड़ों धर्म है। यही इस देश की गरिमा है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री, दिस इज द ट्रूथ ऑफ दिस कंट्री। ये सत्य लेकर हमें जीना है। अगर बताएंगे हिंदू राष्ट्र बनाना है, पहले 2014 में वो बोलते थे कि नहीं राष्ट्रवाद, वो कांग्रेस पे टिका करते हुए पहले वो बताते थे कि कांग्रेस वाले सुडो सेकुलर है, सुडो सेकुलर, झूठे सेकुलर है। 5 साल उन्होंने बजाए सुडो सेकुलर, और उसके बाद वो उन्होंने राष्ट्रवाद लाया, नेशनलिज्म। और उनका नेशनलिज्म क्या है मालूम है? उनका नेशनलिज्म यानी हिंदू राष्ट्र उनका सपना है। लेकिन ये सपना कभी पूरा नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहां पे सिर्फ हिंदू नहीं रहते। और हिंदू शब्द भी आपको मालूम है, आप अभ्यासक बहुत सारे बैठे यहां पे, हिंदू राष्ट्र भी आपको मालूम है। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने जो प्रियम्बल लिया, विद पीपल ऑफ इंडिया, संविधान की यहां पे बात कर रहे हैं। हमारा संविधान, ये जो कैप्शन लेके हम यहां पे चर्चा कर रहे हैं, विद पीपल ऑफ इंडिया, हम भारतीय लोग। और संघ ने अपने वो ऑर्गेनाइजर में इसका भी जिक्र किया है कि भारत, ये हिंदू के क्यों नहीं डाला यहां पे। उस लेख में रामचंद्र गुहा ने वो आर्टिकल लिखा है और उस पे क्रिटिक लिखा है और इंटरनेट पे डाला है, पढ़ो तुम। उन्होंने बताया कि विद हिंदू क्यों नहीं लिखा है। हिंदू नहीं है। और ये ब्राह्मण जो लोग हिंदू बोलते हैं और हिंदू बताते, जो बहुजन समाज को, आदिवासी को और एससी के कुछ तबके को भड़काते हैं, तो ये सही में हिंदू है क्या? ये ब्राह्मण खुद को हिंदू बताते क्या? वो तो खुद को हिंदू नहीं बताते, वो मानते नहीं खुद को हिंदू। तो ये अगर संविधान के जो प्रिंसिपल है, संविधान के जो कुछ आर्टिकल है, जिन आर्टिकल के अंडर विच आर्टिकल्स बाबा साहब अम्बेडकर सॉ एनॉर्मस ड्रीम, बहुत बड़ा सपना देखा है बाबा साहब अम्बेडकर ने। इस देश को संपन्न, समृद्ध और सुखी बनाने का सपना बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को सही में रियलाइज करना है, उनको सही में लाना है, वी हैव टू मेक इट ट्रू। तो संविधान के जो प्रिंसिपल है, संविधान के जो आर्टिकल्स है, अनुच्छेद है, उसका इंप्लीमेंट करने के लिए
इस देश में मूल मुद्दे पर मैं आता हूं, इस देश में जो डिस्क्रिमिनेटरी सोशल सिस्टम अभी भी कुछ लोग चलाना चाहते हैं, उनके खिलाफ, वो असामाजिक तत्वों के खिलाफ यहां के सभी ओबीसी वर्गों ने, सभी दलितों ने, महाराष्ट्र में अंबेडकरी समाज बोलते, सभी अंबेडकर समाज के छोटे छोटे सब तबकों ने और आदिवासियों ने इकट्ठा आकर ये असामाजिक तत्व के खिलाफ एल्गार करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, युद्ध पुकारना चाहिए। ओबीसी, मुझे अच्छा लगता है कि ओबीसी भारतीय पिछड़ा शोषित समाज ये टाइटल लेके, बैनर लेके बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। हमारे ज्ञानेश्वर गोबरे है, ये विलास काले है और बहुत सारे लोग हैं, तीखे साहब है, ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये मैं बार बार बोलता आया हूँ और अभी भी प्राइवेट में बोलता है, मंच पे नहीं बोलता है, कुछ लोगों को बुरा लगता है। एक क्या मालूम है, एक बात ऐसी है, ब्राह्मण नीति ऐसी है, ब्राह्मणिज्म ऐसी बात है, वो ये ब्राह्मण नीति का अवलंब करने वाले और ये या इसके इम्प्लीमेंटेशन करने वाले समाज में वो ये नीति फैलाने वाले लोग जो ब्राह्मण वो हेड थे वो रहते हैं, वो उनके थिंक टैंक रहते हैं, ये लोग कभी फ्रंट में आके काम नहीं करते। ये कुछ नॉन ब्राह्मण सोशल ग्रुप है, समाज समूह है, उन में से कुछ टैलेंट को वो कैप्चर करते हैं और जो रिएक्शनरी नहीं है, जो प्रोटेस्टेंट है, जो प्रोटेस्टेंट विचार के हैं, जो प्रोटेस्ट करते हैं, रिवोल्यूशनरी, उनके खिलाफ ये अपने समाज के जो वो ये ओबीसी वाले जो कुछ प्रोटेस्टेंट होंगे, गोबरे के जैसे, विलास काले के जैसे, उनके खिलाफ उनके समाज के लोग भड़का देते हैं, लगा देते हैं। और ये ब्राह्मणिज्म का एक बहुत पुराने यानी प्राचीन काल से इनकी ये नीति रह गई। और मैं ये बताता कि इस देश में सामाजिक अन्याय के शास्त्र रचे हैं ब्राह्मणों ने। मैं ये ऐसा बोलता था, बुरा मत, यहाँ पे जो ओबीसी बुरा मत मानना, एक रियलिटी है, उसको थोड़ा सा डीप में जाके सोचना और थोड़ा गौर करना और उसका यानी समझने की कोशिश करना। इस देश में अन्याय अत्याचार के शस्त्र रचे हैं ब्राह्मणों ने, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन इस देश में ओबीसी के लोगों ने, यानी मिडिल क्लास है, उन्होंने किया है। क्योंकि जब गोधरा कांड हुआ, अब देखो समाज व्यवस्था और उसके इधर उधर ऐसा चल रहा है भारतीय संविधान। गोधरा कांड हुआ तो क्या हुआ? गोधरा कांड, वो जो रैना में एक गुजरात फाइल लिखी है, बहुत सारी किताबें है। गोधरा कांड में जो मुस्लिम मारे गए, वहाँ का बहुत बड़ा एक मंत्री भी मारा गया, वो आमदार या खासदार, वो भी मारा गया। वो ये गोधरा में मुसलमान के खिलाफ जो लड़ रहे थे, खून खराबा कर रहे थे, कौन थे वहाँ पे? तो ओबीसी थे, आदिवासी थे, आदिवासी के तो नाम है उसमें, वो किताब में मेरे पास एक किताब है, आदिवासी थे, दलित भी थे, दलित चामार इधर उधर के। तो ये इनकी नीति ऐसी है कि ये शूद्र अतिशूद्र ने आपस में झगड़े करने चाहिए और धर्म के नाम पे उनको ऐसा उस्काया जाता है, उनको ऐसा इंस्टिगेट और स्टिमुलेट किया जाता है, ऐसा उनको भड़काया जाता है। और वो ओबीसी में जो प्रोटेस्टेंट के लोग होते हैं, जो क्रांतिकारी होते हैं, प्रोग्रेसिव विचार के लोग होते हैं, आदिवासी के बोलते, मैं आदिवासी में अंबेडकर फुले के विचार बोलता, तो मेरे समाज के लोग कुछ युवा वर्ग को पकड़ के ये ब्राह्मण कहते हैं
मैसेज, अलग अलग मैसेज भेजते हैं मेरे व्हाट्सएप पे और बताते हैं कि तुम नालायक हो, तुम बदमाश हो, तुम समाज के शत्रु हो, तुम कलंक हो, और मुझे डिग्रेड करने के, डिमोरलाइज करने के प्रयास करते हैं। तो ऐसा चलता है। तो अगर इनको खत्म करना है, ब्राह्मण नीति को खत्म करना है, तो एक बात सभी ने समझ लेनी चाहिए। जो ओबीसी है, जो खुद को हिंदू समझते हैं, जो दलित है, बुद्धिस्ट को छोड़ के, वो भी अभी हिंदू समझते हैं। हिंदू प्रिंसिपल को, हिंदी आइडियोलॉजी को, हिंदू आइडियोलॉजी को वो प्रोफेस करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। आदिवासी है, इन सब लोगों ने अभी रियलाइज करना जरूर है। अगर आप रियलाइज नहीं करोगे, मर जाओगे तुम। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का नाम लेता है सिर्फ मोदी। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रतिमा को मालाएं पहनाता हो, अंबेडकर के प्रतिमा को, मूर्ति को मालाएं पहनाता। लेकिन असल में ये आदमी यानी एग्जैक्टली उसके विरोध में काम करता है, विपरीत काम करता है। लेकिन हम लोग क्या क्या बोलते हैं, क्या समझते हैं कि नहीं नहीं, बाबा साहब को मोदी तो मान रहे। इन लोगों की ऐसी ही नीति रह गई। देखो ना, ये एक उदाहरण ऐसा है कि एक भागवत पुराण में कथा है, ये वेन करके एक राजा हुआ था वहां पे। ये वेन राजा ओबीसी के था, बहुजन समाज का था। जब वो गद्दी पे आ गया, सिंहासन पे बैठा, तो इसने पहला ये काम किया, चारवाक जैसा, चारवाक की फिलॉसफी लेकर जीता था। इन्होंने वेन राजा ने, वो किंग वेन ने क्या किया, पहले बार राजा के दरबार में, पहले प्राचीन काल में राजा के दरबार में ये पंडित पुरोहित काउंसलर करके काम करते थे। तो वेन राजा ने पहली बार उस परंपरा में, उस परगाना में इसको, ये सभी पंडित पुरोहित के जो पद थे वो खारिज किया और उसको बताया निकल जाओ, तुम कोई काम नहीं है। और पंडित पुरोहित जो ब्राह्मण थे वो खबल गए और वो क्रोधित हो गए, और उसने बताया कि जो डिवाइन रूल है उसको भंग कर दिया वेन राजा वेन, तूने भंग कर दिया है, आपको जरूर सजा मिलनी चाहिए। और बोलते कुश नाम के कुछ ऐसे सख्त घास के दंडिया लेकर, यानी उसको चुबा के, राजा ओबीसी का राजा था वो वेन को, उन्होंने, ये ब्राह्मण पुरोहित पंडितों ने खत्म कर दिया। और उस पे अलग अलग बाद में कथाएं लिखी और फिर से वो उन्होंने ये किया। तो ये ऐसा काम करते हैं। तो संविधान ने सभी विचारों को ये समाप्त कर दिया है। संविधान के विचार जो है, मूल प्रिंसिपल जो है, इस देश में समानता लाने के प्रिंसिपल है, समानता यहां पे एस्टैब्लिश करने के प्रिंसिपल है, भाईचारा एस्टैब्लिश करने के प्रिंसिपल है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक भाषण दिया था संविधान के बाद, संविधान निर्मित के बाद, दिल्ली के रेडियो स्टेशन पे उन्होंने ये भाषण दिया था। और उस भाषण में उन्होंने बात, एक ही पन्ने का, एक पृष्ठ का भाषण है, और उस पन्ने में, एक ही पन्ने में, एक ही वो पृष्ठ में बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन का यानी फिलॉसफी ऑफ माय लाइफ, मेरे जीवन का दर्शन क्या है, तत्वज्ञान क्या है बताया। और उन्होंने बताया कि मेरे जीवन का तत्वज्ञान 3 शब्दों में समाया है, और वो 3 शब्द है, 3 अल्फाज है, स्वतंत्र, समता, बंधुता। और उन्होंने बताया कि ये स्वतंत्र, समता, बंधुता, ये जो अल्फाज है, ये जो वर्ड्स है, प्रिंसिपल है,
मैंने ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, फ्रेंच क्रांति से नहीं लिए, मैंने मेरे गुरु से लिए। माय लॉर्ड, माय मास्टर, उन्होंने बताया। और मेरा मास्टर है, मेरा गुरु है भगवान बुद्ध। और उन्होंने वो तीनों लफ्जों का बाद में विश्लेषण किया है, पृथक्करण किया है और बताया है ये स्वतंत्र, समता, बंधुता, ये तीनों जो शब्द है, तीनों जो प्रिंसिपल है, मुझे ये प्रिंसिपल में फ्रैटर्निटी, बंधुता बहुत अच्छा लगता है। और विश्व में बंधुता की व्याख्या, परिभाषा बाबा साहब ने की है, ऐसे किसी ने नहीं की है। बाबा साहेब सेज फ्रैटर्निटी इज अनदर नेम ऑफ रिलीजन। बाबा साहब कहते हैं कि बंधुता का दूसरा नाम धर्म है, इक्वालिटी। और आखिरी के परिच्छेद में, आखिरी के पैरा में बाबा साहब अंबेडकर संविधान का जो ढांचा है, संविधान का जो आत्मा है, उसको ही वो अंडरलाइन करते हैं। बोलते हैं कि संविधान हमने तो स्वीकृत किया है, संविधान हमने भारत में इंप्लीमेंटेशन किया है, और संविधान के प्रियम्बल में हम स्वतंत्र, समता, बंधुत्व का जिक्र किया है। और भारत के लेवल पे सभी समाज ने ये जो प्रिंसिपल है, उदात्त, ये नोबल, ये तत्व है, स्वीकृति दी है, स्वीकार किया है। मीन्स she says that on one hand, as a political society, एक राजनीतिक समाज करके हम पोज करते हैं, हम स्वयं को बताते हैं कि राजनीतिक तौर पे हमने स्वतंत्र, समता, बंधुता को अपनाया है, स्वीकृति दी है, स्वीकार किया है। बाबा साहब दूसरे ही वाक्य में बताते हैं, पॉलिटिकली वी से दैट वी आर रेडी टू एक्सेप्ट liberty, equality and fraternity, but as soon as we return to the pedestal of society, isolated social groups, we do the exactly opposite. राजनीतिक विचारों से हम स्वतंत्र, समता, बंधुत्व स्वीकृत करते हैं, उसको मान्यता देते हैं, अपनाते हैं। लेकिन जब समाज का एक हिस्सा अलग अलग तबके में जाते हैं, समाज जीते हैं, समाज में तो यानी एग्जैक्टली तंत तंत हम इसी तत्व के विरोध में काम करते हैं। हम ओबीसी वाले हो, ओबीसी के अलग अलग पोट जातियां हैं, उसमें वो रोटी बेटी व्यवहार नहीं करते। ये हमारा वर्तन है, जो हमारा व्यवहार जो है, ये फ्रैटर्निटी के खिलाफ है। दलित लोग इस आंदोलन में सबसे आगे है, वो भी जो सब कास्ट देखते हैं, एक कास्ट देखते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखी है, मैंने पहले शुरू से बताया कि बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखी है, तो इस संविधान हमारा इतिहास भी है। दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मिररमेंट ऑफ आवर सोशल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री। लोग बहुत बताते हैं कि भारत में वो प्रिंसिपलिटीज थे, वो छोटे छोटे मांडलिक राज्य थे, छोटे छोटे स्टेट थे, 350 राज्य थे, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो इकट्ठा किए, इंटीग्रेट किए, और बहुत आदर्श राज्य व्यवस्था थी, ऐसे बताते। महाभारत के कालखंड से चलता था। मैं तो नहीं मानता, ये सब राजे बहुत ही भुक्कड़ थे, बहुत ही यानी चैन विलासी थे, बहुत ही यानी क्या बोलते वो यानी शोषित थे, व्यभिचारी थे ये सब राजे। तो ये कोई आदर्श नहीं थे।
ये राजनीति, ये बाबा साहब के विचारों में सब राजनीति आती है। इसको रिमूव करना है, डिस्ट्रॉय करना है। तो नए विचार संविधान में डाल के उसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, ऐसा सपना बाबा साहब ने देखा है। सेकंडली, बाबा साहब अम्बेडकर ने यह कहा कि अगर तुमको भारत को सही महान देश बनना है, महान राष्ट्र बनना है, बाबा साहब ने तो कहा कि राष्ट्र, नेशन ये नहीं है। नेशन, हाँ, ये जो लफ्ज है, या अभी इतने जल्दी नहीं करना चाहिए। नेशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डालना चाहिए। बाबा साहब ने नेशन नहीं डाला कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर कहीं आया तो उसका रेफरेंस अलग होगा। और वो संविधान सभा में जो भाषण देते थे, वो दे रहे थे, उन्होंने, बाबा साहब अम्बेडकर ने अमेरिका का एक उदाहरण दिया है नेशन के बारे में। अमेरिका में एपिस्कोपल चर्च की एक मीटिंग हुई थी, बाबा साहब बता रहे थे संविधान सभा के आखिरी भाषण में। एपिस्कोपल चर्च की मीटिंग हुई थी, और एक मीटिंग में सभी जो प्रीस्ट थे, सभी चर्च में जाने वाले पुरोहित थे, पंडित थे, वो पादरी थे वहाँ पे, उन्होंने बहुत चर्चा की और उन्होंने बताया कि सभी लोग नेशन है। अब नेशन का अर्थ बड़े जो लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो राष्ट्र ऐसा करते हैं उसका भाषांतर, अनुवाद। नेशन का अर्थ होता है नागरिक भी होता है, नेशनलिटीज एंड नागरिक। तो अमेरिका में वो जो चल रही थी चर्चा, तो उसमें पहले दिन चर्चा हो गई, शाम में बताया, लोगों ने सब मान्यता दी जी, ठीक है, कल ये ऐसी लिटर्जी, वो प्रार्थना की जो परंपरा है, वो निश्चित करेंगे, तय करेंगे, और सब लोगों को नेशन कहेंगे, एंड वी आर ऑल द इक्वल सिटीजन्स, नेशन है। लेकिन दूसरे दिन कुछ लोग आए, पंडित पुरोहित, और उन्होंने बताया कि नहीं, नेशन नहीं बना सकते, सब लोग बन सकते, लोग सभी को नेशन नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे निग्रो है, ब्लैक है, ये ब्लैक नेशन कैसे हो सकते? सिर्फ गोरे ही नेशन हो सकते हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि वहां पे तो बहुत कम ऐसे चुनिंदे ऐसे थोड़े कास्ट सेक्शंस है। वहां पे रेड इंडियन है, हिस्पैनिक है, हिस्पैशियंस है, नेटिव इंडियंस है, निग्रो है, और गोरे लोग। 4-5 जनजातीय है। जिस देश में सिर्फ 4-5 जनजातीय है, उस देश में और उस देश के लोग सभी को समान नागरिकत्व देने के लिए तैयार नहीं। तो भारत में 6,000 से ज्यादा लोग हैं, नेशन से 6,500 नेशन है। ये देश रिनेशन कैसा हो जाएगा? इसलिए बाबा साहब ने नेशन नहीं कहना चाहिए। तो बाबा साहब ने एक बीच में का एक गोल्डन मीन बाबा साहब ने निकाला, और उसमें स्टेट बताया, और इंडियन, वी द पीपल ऑफ इंडिया। पहला आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का है, इंडिया दैट इज भारत विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। सब स्टेट का यूनियन होगा, और ये भारत होगा। तो ये ऐसी बात है। और आप देखते जॉर्ज फ्लॉयड को, अभी भी वहां पे जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हुई, उनको मार दिया। तो भारतीय संविधान के पृष्ठभूमि पे समाज व्यवस्था की चिकित्सा करना चाहते हो, समाज को सुधारना चाहते हो, डेवलप करना चाहते हो, आगे लेकर जाना चाहते हो, तो संविधान सही मायने से समझना चाहिए। वी मस्ट अंडरस्टैंड द इनर मीनिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वी मस्ट अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस, इंडिकेशंस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुट देयर। बाबा साहब अम्बेडकर के क्या उनका उद्देश्य था, उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे, संविधान लिखने में उनके विचार क्या थे, ये समझने की ज़रूरत है। और सेकंडली, और दूसरी बात ये है,
मैं अभी 5 मिनट में ख़त्म करना चाहता हूँ। ख़त्म करूँ या न करूँ, लोग यानी कमेंट करके मुझे बताइए, सो दैट आई कैन, क्योंकि मुझे कि मेरी भाषा मराठी है और हिंदी भाषा मैं नहीं बोलता। इस ये तो मैं तो आदिवासी हूँ, आदिवासी की तो भाषा उससे खानदेशी है, अरे वो वराडी है। मेरे मेरे फैमिली में वो वराडी भाषा। और ये पढ़ने में जब मैं शिक्षा में आया, पढ़ रहा यानी एजुकेशन में आया तो मराठी आ गई। लेकिन इंग्लिश जो इंग्लिश भाषा है ये मुझे, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई इंग्लिश। मुझे डर नहीं लगता इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश पे बहुत आई लव दिस लैंग्वेज। तो एक बात मैं बताता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने भाषावार प्रांत की निर्मित की और भाषा के बारे में बहुत सारा लिखा है। और हम ये पुरोगामी आंदोलन में काम करने वाले, चलवन में काम करने वाले लोग बार बार बताते हैं कि गुलाम बना दिया था ये देश को, गुलाम, हजारों साल शूद्र अतिशूद्र को गुलाम बना दिया था और गुलामी को तोड़ना है। अभी भी गुलामी शुरू है ऐसे बताते हैं, और ये बराबर है, ये सही है। मोदी और कंपनी को अभी भी गुलामी लाना चाहते, वो प्यार करते हैं गुलामी से, क्योंकि वो बताते हैं कि वी आर नॉट बॉर्न। हिटलर जैसे बताते हैं लोग, हिटलर जैसा बताता था, ये भी बताते हैं कि वी आर नॉट बॉर्न, वी आर सेंड बाय हेवन टू रूल यू। ये जो आर्य वंश के लोग हैं, ये जो वैदिक लोग हैं, इनका कहना है हम यहाँ पे यानी हमारा जन्म नहीं हुआ है, स्वर्ग ने हमें भेज दिया है इस पृथ्वी को तुम्हारे ऊपर राज्य करने के लिए। वो कहते हैं कि वी आर नॉट बॉर्न, वी आर सेंड बाय हेवन टू रूल यू एंड यू आर बॉर्न टू बी रूल अंडर अस। लेकिन तुम्हारा जन्म हुआ है हमारे नीचे रूल्ड होने का, शासित होने का। तो बोलते हैं हम, ये प्रोग्रेसिव मूवमेंट वाले बोलते हैं कि हमको क्रांति करना है, मुक्ति मिला। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक जगह पे बताया है, कुलदीप नायर ने उसका बहुत अच्छा जिक्र किया है। बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं कि इस देश में जो ब्राह्मण नीति थी, ब्राह्मण्यवाद था, उसके खिलाफ मैंने बहुत संघर्ष किया है। ये संघर्ष करते करते बहुत सारा यानी लिखान किया है, अध्ययन किया है। तो बता, एक बात, मैंने भारत के गुलामी का ही अध्ययन नहीं किया है। गोवलकर के साथ वो चर्चा करते थे बाबा साहब अम्बेडकर, और बाबा साहब अम्बेडकर ने रिवोल्यूशन, काउंटर रिवोल्यूशन, ऐसे कुछ निबंध लिखे, अपने वॉल्यूम में लिए हैं, उन्होंने लिखे हैं। तो उसमें वो जिक्र किया है, सब एनालिसिस किया है। तो बाबा साहब बताते हैं कि मेरे यानी आई नोटिस वन थिंग, बाबा साहब बताते हैं कि मेरे ख्याल में ये आया कि गुलामी सिर्फ भारत में नहीं थी। बाबा साहब बताते कि गुलामी सिर्फ भारत में नहीं थी, सारे विश्व में थी, यानी पूरे विश्व में थी। लेकिन बुनियादी डिफरेंट भारत के गुलाम के वर्तन में और विश्व के गुलाम के वर्तन में मुझे एक बुनियादी डिफरेंट नोटिस किया मैंने। भारत, बाबा साहब बोलते कि दुनिया में गुलाम ने गुलाम बनाने वाली व्यवस्था के खिलाफ बगावत की है, संघर्ष किया है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है कि इस देश में किसी गुलाम ने, किसी गुलाम के ग्रुप ने, किसी गुलाम समाज ने यहाँ के गुलामी एस्टैब्लिश करने वाले व्यवस्था के खिलाफ कहीं बगावत नहीं की। बाबा साहब कहते कहीं बगावत नहीं की। उसका कारण बताते बाबा साहब, क्योंकि यहाँ की गुलामी, अगर मुझे बोलने की और थोड़ा समय देता तो मैं बोलता पूरा,
मैं बोलूं या बंद करूं? समय हो चुका है। थैंक यू। तो यहां पे एक मिनट में खत्म करता है। यहां की गुलामी डिवाइन ऑर्डिन बना दी है। इस गुलामी को धर्म का और ईश्वर का, स्वर्ग का अधिष्ठान बना दिया है। स्वर्ग की आज्ञा, ये गुलामी स्वर्ग की आज्ञा है। उसको ब्रेक करना, वायलेंस करना, इम्प्रिंज करना पाप है। ऐसी यानी डॉक्ट्रिन यहाँ पे, प्रिंसिपल यहाँ पे कर दिया, यानी रूट कर दिया लोगों के मानसिकता में। और इसीलिए गुलाम बगावत ने की नहीं की, करके नहीं उठे। यहाँ पे भारतीय शोषित पीड़ित समाज संगठना के कार्यकर्ताओं ने, ऑर्गेनाइजर ने मुझे दे गिव मी चांस टू पुट माय ideas, my thoughts before the audience of India. I could not do well in Hindi. I could do even better in Marathi and in English, but it was compulsory to speak in English, in Hindi, as the audience mostly come from Hindi language. So my dear, thank you. Jai Bhim, Jai Jyoti, Jai Buddha.